हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो टॉपिक लेके आया हूँ, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना, आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो बुक है वो काफ़ी मोटी सी है और उसको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। खास करके उसमें फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो सारे फैक्ट्स को कैसे याद करें। काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं और काफ़ी सारे सूची हैं, ठीक है। और इसके साथ ही बहुत सारे फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है कि क्या फैक्ट्स याद करें और कौन से फैक्ट्स को छोड़ें। तो इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। इसमें मैं एक एक चैप्टर पे चर्चा करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेंस के लिए आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखिए, ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया है, तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। क्योंकि अगर सारा पूरा बुक को एक पार्ट में कवर करता है तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए दो पार्ट में मैंने वीडियो को बांट दिया है। और आज पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में जो और भी टॉपिक बचे हुए हैं इस बुक के, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, उसमें क्या पढ़ना और आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर इसमें है, भाग 1 में जो लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, संवैधानिक ढांचा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है। और इसका जो पहला चैप्टर है उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे स्टेट पीसी हो या यूपीएससी हो। अगर आप प्री का क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल इससे प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है, जो संवैधानिक संस्थान है भारत में, जैसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था या फिर संसदीय शासन व्यवस्था या संघ की जो परिकल्पना है, ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं भारत के संविधान में, तो यही चैप्टर आपको पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला फर्स्ट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और स्पेशली ये प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। इसमें देखिए एक और एक्ट है 1935 का, जो एक्ट है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसको आप मेंस के लिए भी देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी काफ़ी सारी जो धाराएं हैं, काफ़ी सारी जो बातें हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है जो 1950 में लागू हुआ था, वो किस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इस चैप्टर में अंतरिम सरकार के बारे में भी बात की गई है। तो अंतरिम सरकार में जो 14 मंत्री थे, तो आप कुछ मंत्रियों का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में प्री में पूछा जा सकता है कि पहले जो अंतरिम सरकार था उसमें गृह मंत्री कौन थे, या फिर श्रम मंत्रालय कौन देख रहे थे, या रक्षा मंत्रालय कौन देख रहे थे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है संवैधानिक विकास का, उसमें संविधान का निर्माण है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी, आपके प्री के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें जैसे कितनी सारी सीटें थी संविधान सभा में, इस तरह के क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही जो संविधान सभा की समितियां थी, विभिन्न प्रकार की समितियां, जिसमें संघ शक्ति समिति है, संघीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसी चैप्टर में विभिन्न प्रांतों से, ठीक है, और देशी रियासतों से संविधान सभा में कितने लोग चुने गए थे, चयनित हुए थे, इसका पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है। तो ये लिस्ट आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप मत याद कीजिए। ये जो पूरा फैक्ट्स है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसी चैप्टर में आपको संविधान सभा के सत्र के बारे में भी मिलेगा। तो अंतिम सत्र आप देख लीजिए और फर्स्ट सत्र देख लीजिए। कई बार पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था या जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी और जो 11 सत्र हुए हैं, ठीक है, तो इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट्स यूजलेस है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट्स याद करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सेकेंड है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक तरह से जो पूरे भारतीय संविधान है, तो आधारभूत जो संकल्पना है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान किन बुनियादी तत्वों पे टिका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा। जिसमें संघीय व्यवस्था क्या है, ठीक है, नम्यता और अनम्यता का कैसे समन्वय किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, मौलिक अधिकार, संसदीय संप्रभुता, तो काफ़ी सारी
तथ्य हैं और आधारभूत जानकारी हैं। तो जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं इसको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि पूरा जो आपका आगे आने वाला चैप्टर है उसको समझने में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, इसमें मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार। ठीक है, अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ये सारे टॉपिक याद हैं, ठीक है, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं मेंस के लिए भी। इसमें देखिए भारतीय संविधान के बारे में और भी अनुच्छेदों के बारे में लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे अनुच्छेद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें जो अनुच्छेद लिखे गए हैं, तो प्रमुख रूप से जो मूल अधिकार वाले अनुच्छेद हैं, मूल कर्तव्य वाले अनुच्छेद हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले अनुच्छेद है, उसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। साथ ही और जो इम्पोर्टेंट आपको अनुच्छेद है, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित है या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, सीएजी के बारे में है, ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में है। तो ये सारे अनुच्छेद आप याद कर लीजिए। एक एक अनुच्छेद आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये फिजिबल भी नहीं है। और एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा जो टिपिकल अनुच्छेद है उससे पूछे भी नहीं जाते हैं। तो जो अनुच्छेद मैंने बताया है उस पर फोकस कीजिए, उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, साथ ही इस पे जो अनुसूची है, ठीक है, तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो इन अनुसूचियों को याद कर लीजिए। ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकेंड अनुसूची में क्या है, थर्ड अनुसूची में क्या है, ये आप याद कर सकते हैं और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। देखिए इसमें इसी चैप्टर में एक और इन्होंने लिखा हुआ है, संविधान के स्रोत एक नज़र में। तो इससे भी क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा जाता है। तो ये वाला भी आप जो टॉपिक है इसको अच्छे से कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि जो संविधान के विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जैसे मूल अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या संसदीय व्यवस्था है या गणतंत्र की प्रणाली है, इनको किन देशों के संविधान से लिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए। रिवाइज करते रहिए बार बार और आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है संविधान का प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना से मेंस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्री के लिए देख लीजिए संविधान के जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कैसे हुई है और उसमें क्या क्या लिखा गया है। अगर संभव हो तो आप याद भी कर सकते हैं। जो प्रस्तावना है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, तो इसको याद कर लीजिए। और देखिए जो संविधान के प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के शब्द शामिल किए गए हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, ठीक है, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समता, तो काफ़ी सारे वर्ड हैं उसमें। उन वर्ड्स पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो संविधान है इन्हीं तत्वों पे और इन्हीं शब्दों पे टिका हुआ है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, बट प्री के लिए इसमें काफ़ी कुछ है, क्योंकि जो भारतीय संघ के राज्य हैं उनका गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भारतीय संघ में उन राज्यों को और देसी रियासतों को शामिल किया गया है, इसके लिए कौन कौन से कमेटी बनाई गई थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, धर आयोग है या जेबीपी कमेटी है, फजल अली कमेटी है। तो ये सारे कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और स्पेशली जो राज्यों का निर्माण हुआ है आने वाले चरणों में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया, ठीक है, उसके बाद ही जैसे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, नागालैंड, और मणिपुर वगैरह, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं। ठीक है, तो ये सारे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें प्री से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साथ ही मेंस का भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, तो उसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसके बाद जो राज्यों का निर्माण हुआ है और अभी वर्तमान में 29 राज्य थे, तो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे एग्जाम में मेंस के लिए पूछा जा सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इसको एक आध बार आप रीडिंग मार लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नागरिकता आप स्किप कर सकते हैं या एक आध बार पढ़ के आप छोड़ दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब टॉपिक मूल अधिकार, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो मूल अधिकार से प्री में भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और तो इसमें जो भी अनुच्छेद हैं मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये सारे एक एक अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि जो मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अप्लाइड बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ है, तो उससे जोड़ के कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छे से करना है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। जितने भी मूल अधिकार है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। साथ ही इसमें जो मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ हैं, जो भी मूल अधिकार देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो सारी चीज़ें देख लीजिए। इसमें रिट के बारे में है वो सब देख लीजिए, ठीक है। मार्शल लॉ, मूल अधिकार, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर करना है। इसका एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से मूल अधिकार इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे मेंस में तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। प्री में भी इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साथ ही मेंस में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि निदेशक तत्वों का अभी तक क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ है भारत में, या निदेशक तत्व और मूल अधिकार में जो टकराव है, टकराव की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। या मूल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका डिवीजन किस प्रकार से किया गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छे से करना है और इसको अच्छे से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में आप बस कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई जैसे 11 मूल कर्तव्य हैं अभी भारतीय संविधान में, तो किसी एक कर्तव्य के बारे में लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये मूल कर्तव्य है या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं। मेंस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार मूल कर्तव्य भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 51 क में है भारतीय संविधान का, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए संविधान में संशोधन है नेक्स्ट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और कौन सा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो संशोधन के बारे में बात करता है, तो ये बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसमें मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। संशोधनों के जो प्रकार हैं, ठीक है, 3 तरह से जैसे संशोधन किया जा सकता है, आप लोगों को पता होगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है संविधान में, और जो तीसरा टाइप है वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन, ठीक है। तो ये तीनों कैसे संशोधन किए जाते हैं, इसमें कौन कौन सा विषयों का संशोधन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान की मूल संरचना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपने देखा होगा जो लास्ट अभी बीपीएससी मेंस हुआ है 63 बीपीएससी मेंस, तो उसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की मूल संरचना के बारे में। देखिए ये जो संविधान की मूल संरचना, ये पूरे संविधान को समझने का सबसे आधारभूत तत्व है। ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी, लेकिन जब 1-2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लेंगे, एक बार अगर आपने संविधान की मूल संरचना को समझ लिया, इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको समझ लिया, तो आपको जो संविधान की पूरी आधारभूत समझ है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप नीति निर्देशक तत्व या फिर जो मूल कर्तव्य हैं या फिर मूल अधिकार हैं, इन सारे तत्वों को, इन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जोड़ पाएंगे और आपकी समझ काफ़ी ब्रॉड हो जाएगी, काफ़ी विकसित हो जाएगी जो भारतीय संविधान है उसके बारे में। तो इसको काफ़ी अच्छे से करना आपको, जो संविधान की मूल संरचना है। चलिए अब हम इसका भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में सरकार की प्रणाली के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले इसमें है संसदीय व्यवस्था के बारे में। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है संसदीय व्यवस्था। क्वेश्चन यहाँ से मेंस में 100% पूछा जा सकता है कि जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या क्या दोष हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में आप देख लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है, कि संसदीय व्यवस्था के ये सारे सकारात्मक पक्ष हैं, ठीक है, या विशेषताएं हैं, और संसदीय व्यवस्था के ये सारे नकारात्मक पक्ष हैं, और उसको आप याद रखिए। अगर मेंस में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें जो भारतीय मॉडल है संसदीय व्यवस्था का, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा जो ब्रिटिश संसद है या जो ब्रिटिश सरकार की प्रणाली है वो भी संसदीय ही है, लेकिन दोनों में कुछ आधारभूत भिन्नताएं हैं। तो उन भिन्नताओं का आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि दोनों में आधारभूत अंतर क्या है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था का पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है भारतीय संविधान में, ये कनाडा से लिया गया है, लेकिन अगर एक कंप्लीट संघ की बात करें तो ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपना जो इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे अलग है।
साथ ही इसमें मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि जो भारतीय संविधान है वो कैसे संघीय विशेषताओं वाला है, और कुछ ऐसी भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं जो एकात्मक राज्य की ओर भारत को ले जाती हैं। तो आपको दोनों का अध्ययन कर लेना है और एक निष्कर्ष तक भी पहुंचना है कि क्यों भारत का जो राज्य है वो एक संघ के रूप में है। तो ये मेंस का क्वेश्चन 100% यहाँ से बन सकता है। संघीय व्यवस्था का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये मेंस के लिए आप कर लीजिए, इसको छोड़ना नहीं, आपको संघीय व्यवस्था को अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका केंद्र राज्य संबंध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है जो वित्तीय संबंध है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण दोनों के बीच जो वित्तीय संबंध है उसको लेके है, ठीक है। जो केंद्रीय करों का हस्तांतरण किया जाता है राज्यों को, तो उसके बारे में कई राज्यों में असंतोष की स्थिति रहती है और केंद्र और राज्य के संबंध विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं उसको लेके भी केंद्र और राज्यों के बीच में काफ़ी बार विभेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कई बार, क्योंकि काफ़ी सारे कर हैं जो कुछ कर राज्य वसूलते हैं, कुछ कर केंद्र वसूलते हैं, ठीक है। कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं, कुछ प्रत्यक्ष कर हैं, तो इनका बंटवारा कैसे होता है ये सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राज्यीय संबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार आप रीडिंग मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जल विवाद वगैरह के बारे में है और जो अंतर्राज्यीय परिषद है तो इसके बारे में है। तो यहाँ मेंस का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट प्री का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है आपातकालीन उपबंध। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत ही अच्छे से करना है। यहाँ प्री का क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपातकाल में आपको पता है कि जो भारतीय राज्य का स्वरूप है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है और केंद्र और राज्य के बीच पूरी की पूरी जो संबंध है, चाहे विधायी संबंध हो या प्रशासनिक संबंध हो, ठीक है, वो सारी की सारी जो संबंध हैं केंद्र राज्यों के मध्य में वो प्रभावित होता है। तो कैसे प्रभावित होता है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और जो तीसरा है वो वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्यों के बीच किस प्रकार से संबंध प्रभावित होते हैं ये सारे मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। केंद्र सरकार अब हम देख रहे हैं भाग 3 में। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा राष्ट्रपति से पूछे जाते रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। राष्ट्रपति के जो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं या कार्य और शक्तियाँ हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, तो विधायी शक्तियाँ हैं या न्यायिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, तो ये सारे जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान किए गए हैं, इसका आप नोट्स बना लीजिए। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति वगैरह है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये कंप्लीट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्री और मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या है, कब वो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है और किन परिस्थितियों में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। इससे मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है, प्री में 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप एक बार रीडिंग मार लीजिए। स्पेशली इसमें आपको स्टडी करना है प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं और जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, तो कैसे वो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य करता है, ठीक है, संसद के संबंध में उसके क्या कार्य और अधिकार हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य और अधिकार हैं, तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो प्रधानमंत्री वाला चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक रीडिंग मार लीजिए। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो मंत्रियों के उत्तरदायित्व हैं, इसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा मंत्रियों के उत्तरदायित्व, जिसमें 2 तरीके के उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई, सामूहिक उत्तरदायित्व और जो दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। साथ ही इसमें एक और टॉपिक है मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। तो ये काफ़ी बुनियादी शब्द है, दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। कई बार लोगों को लगता है कि ये दोनों टर्म एक ही है, तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं संसद। देखिए संसद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया मूल अधिकार वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो भारतीय संसद वाला टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री से भी क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लें, स्टेट PCS, UPSC, या इवन अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है संसद से। ठीक है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे काम करते हैं, उपाध्यक्ष कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा संसदीय समितियाँ। देखिए इसमें 3 समितियों के बारे में बहुत अच्छे से आप अध्ययन कीजिए। वैसे तो कई सारी संसदीय समितियाँ हैं, कुछ अस्थायी हैं, कुछ स्थायी हैं। ठीक है, लेकिन 3 समितियों के बारे में बहुत ही अच्छे से आप अध्ययन कीजिए। जो स्थायी समितियाँ हैं, इसमें पहला है आपका लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति। ठीक है, तो ये 3 समिति के बारे में आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इससे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में कितने मेंबर होते हैं, किस समिति की अध्यक्षता कौन करता है, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री समिति में नियुक्त हो सकती है या नहीं, वगैरह वगैरह। प्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, और मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है तीनों कमेटी को एक साथ मर्ज करके। ठीक है, उनके कार्यों के बारे में पूछा जा सकता है, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर आपका संसदीय मंच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप रीडिंग मार लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि संसदीय मंच जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, बट बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका उच्चतम न्यायालय, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। तो मेंस के लिए आप देख लीजिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इसमें जो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ये 2 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी प्री के लिए भी इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, या जो फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, ये सारे केसेस हैं वो क्या हैं, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। जो नेक्स्ट है, देखिए अब हम राज्य सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो राज्य सरकार में जो फर्स्ट चैप्टर है राज्यपाल। देखिए अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो राज्य सरकार वाला भाग 4 टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए। क्योंकि देखिए भारत में राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है। जो भारत का संविधान है उसी संविधान में राज्यों का भी संविधान लिखा गया है। जो राज्यों की शासन प्रणाली है उसके बारे में भी बताया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है, वो एक एक्सेप्शन है। बाकी भारतीय संघ के अंदर और जो भी राज्य हैं उनका अलग से कोई संविधान नहीं है। ठीक है, अगर आप BPSC का सिलेबस देखेंगे, मेंस का स्पेशली, उन्होंने मेंशन किया हुआ कि जो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसीलिए अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो भाग 4 सेक्शन है जिसमें राज्य सरकार के बारे में है, इसको बहुत अच्छे से आप कवर कीजिए। स्पेशली राज्यपाल के बारे में आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको राज्यपाल में मेंस के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है कि राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। तो आप इसको देख लीजिए, जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं या फिर विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ हैं। तो इसका आप नोट्स बना लीजिए बहुत छोटे छोटे और सरल शब्दों में, और नोट्स बना के बार बार आप उसको रिवाइज करते रहिए, सो दैट अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिख दें। देखिए एक और राज्यपाल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है मेंस के लिए, वो है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, और कई सारे राज्यपाल के निर्णय भी रहे हैं सरकार गठन के क्रम में, या फिर राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के क्रम में, या फिर जो राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, या जो राज्य विधान सभा द्वारा जो पारित विधेयक है उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के संबंध में जिसमें विवाद उत्पन्न होता रहा है, उसका समाधान क्या है और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसमें टॉपिक देख लेते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर वाला मैंने आपको चैप्टर बताया, अगर प्राइम मिनिस्टर की जो कार्य और शक्तियाँ हैं और मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्तियाँ, दोनों को कंपैरिजन करके देखें तो जो केंद्र स्तर पे प्राइम मिनिस्टर करता है वही राज्यों के स्तर पे मुख्यमंत्री करता है। दोनों में से अगर आपको कोई एक याद है तो दोनों को आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री वाले में हमने जो प्रधानमंत्री के संबंध थे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से देखा था, इसमें राज्य मंत्रिपरिषद से हम देखेंगे। वहाँ पे हमने राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का संबंध देखा था, यहाँ पे राज्यपाल से देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात करें
तो जिस तरह से आपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा था और उसको बताया था मैंने कि उसमें मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में आपको अध्ययन करना है, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपका राज्य विधानमंडल। तो देखिए जैसे संसद काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वैसे ही राज्य विधानमंडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें राज्य विधानमंडल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। राज्य विधानमंडल क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, दोनों की कार्य और शक्तियाँ अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इस चैप्टर को भी आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें प्री का क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है, और 100% क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है। साथ ही इसमें मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें जो चैप्टर है वो है उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए तो अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो जो स्टेट है, स्टेट का जो हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम है वो हाई कोर्ट ही है, ठीक है। तो आप स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। स्पेशली मेंस में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट के जो कार्य हैं और क्षेत्राधिकार हैं वो क्या है, ठीक है, और हाई कोर्ट की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आप कर लीजिए। 2 टॉपिक मेंस के लिए तैयार, बाकी आप रीडिंग मार लीजिए इसमें, और जहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको अंडरलाइन कर दीजिए प्री के लिए, ठीक है। प्री में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रीडिंग मार लीजिए और कुछ अगर इंपॉर्टेंट मिलता है आपको उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कुछ राज्यों के लिए विशेष संबंध, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स ही हैं, अलग अलग राज्यों के लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं। अगर आप किसी स्टेट विशेष का पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देना, उसके बारे में कोई विशेष उपबंध है उसको देख लीजिए। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है और फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम स्थानीय सरकार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान समय में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी है, इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है और हर साल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जब आप सिलेबस देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्थात जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में अलग से मेंशन ही किया हुआ रहता है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो स्पेशली जो पंचायती राज है, नगर निगम आप स्किप कर सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर पंचायती राज का जो सिस्टम है उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिकारी के रूप में ब्लॉक में या सब डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, और वहाँ पे इन्हीं पंचायतों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। या जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जैसे प्रधान हैं या मुखिया हैं, ठीक है, या जो जिला परिषद के सदस्य हैं, इनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पंचायती राज सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कीजिए। इसमें मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है और प्री के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, आप इसको एक बार रीडिंग मार लीजिए। इसमें मेंस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्री के लिए एक आध क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज पार्ट 1 में हमने चर्चा की, ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका उसमें हम और भी जो इसमें चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप फोकस्ड रहिए, ठीक है। और लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो पॉलिटी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आपको कोई दूसरा और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप स्टडी करते रहिए। देखिए अब कुछ लोग बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत की बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, मेरे हिसाब से इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप पूरे बुक को मत देखिए, आप एक टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप बैठना स्टार्ट करेंगे, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेली सिर्फ 2 घंटे भी अगर आप टाइम देंगे तो मेरे हिसाब से आप 1 महीने में तो आसानी के साथ पूरी बुक की रीडिंग मार सकते हैं, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप रीड करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपको समझना भी होता है, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब भी आप अंडरलाइन करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही हैं बुक में, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। और बाद में जब आप रिवाइज करेंगे एक बार कंप्लीट बुक पढ़ने के बाद में, तो काफ़ी कम समय में आप रिविज़न कर सकते हैं। और देखिए पढ़ने का कोई अल्टरनेट भी तो नहीं है। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, अगर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कंप्लीट करना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सब लोग पढ़ते हैं और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, सिंपल है। तो फिर बाद में वही बात आ जाती है कि इधर चेंज द हैबिट और चेंज द गोल। अगर आप अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते तो अपना गोल बदल लीजिए। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आप टेबल चेयर पे 6 घंटे 8 घंटे नहीं बैठ सकते हैं,
तो फिर अपने व्यवहार नहीं बदल सकते हैं, तो फिर आप अपने जो गोल हैं उसको बदल लीजिए। आप और भी जो जॉब है उसकी तैयारी कीजिए, आप रेलवे की तैयारी कीजिए, आप बैंक की तैयारी कीजिए, आप एसएससी की तैयारी कीजिए, जहाँ पे आप 6 महीने में 1 साल में आराम से compete कर सकते हैं और कम पढ़ के कम एफर्ट लगा के आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन देखिए सिविल सर्विसेज क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में या 1 साल में या कोई शॉर्टकट अपना के आप क्वालिफाई कर लेंगे। हो सकता है आप शॉर्टकट अपना के प्री क्वालिफाई कर ले, लेकिन प्री क्वालिफाई करना तो स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना नहीं है ना, आपको मेंस देना है। मेंस में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया और जो मेंस का कट ऑफ है आप उसके बराबर पे आके खड़े हैं, तो फिर इंटरव्यू में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं करते तो फिर आप बाहर हो जाते। और एक बार अगर आप बाहर हो गए, चाहे आपने इंटरव्यू ही क्यों ना दिया हो, अगर आप फाइनली रिकमेंड नहीं हो पाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप तब भी बाहर हैं सिविल सर्विसेज से। तो इसीलिए अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप मेहनत करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। आप पढ़ने से मत डरिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट हम पार्ट लेके आएंगे इसका, उसमें और भी मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो सेल्फ मोटिवेशन है। डेली आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप स्कूल में नहीं हैं, आप कॉलेज में नहीं हैं, आप कि टीचर आपको डेली मोटिवेट करेंगे, कोई आपको ज़बरदस्ती होमवर्क करवाएगा। आप खुद मोटिवेट रहिए, ठीक है। और खुद मोटिवेट होकर आप स्टडी करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे यकीन रखिए, और एक सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तैयारी के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।